हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, हम यहां पर इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं और हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो हमने कल पहली क्लास की थी उसकी, वो है दोस्तों भारत की नदियां। यानी हमने भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम है या हमारा जो टॉपिक बोले हमने कल आपको शुरू किया है दोस्तों भारत की नदियां। ठीक है, कल हमने ये टॉपिक शुरू किया था, कल इसकी पहली क्लास हुई थी, है ना। रिवर्स ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। या और भी एक शब्द बोला जाता है ड्रेनेज सिस्टम, यानी अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र, भारत का जो अपवाह तंत्र, ठीक है, अपवाह तंत्र, ठीक है। ये शब्द भी बुकों में आपको मिलेगा, जिसको ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग कल इसको शुरू किया था, कल इसकी पहली क्लास हुई थी, ठीक है। तो अब आपको मैं बता दूं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर जो क्लासेस चला रहे हैं या जो कर रहे हैं वो दोस्तों उनका मेन मोटिव है दोस्तों कि जो जैसे आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पीसीएस की तैयारी, जिसको प्री कम मेंस देना है, वो इस क्लास को आप निश्चिंत होकर देख सकते हैं। और अगर आपको बिलीव ना हो तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि बस आप 15 से 20 मिनट क्लास को देखें, या जो पहले की जो रिकॉर्डेड क्लास है उनको जल्दी से स्पीड में करके देख लें। उससे भी आपको समझ में आ जाएगा कितना डीप में मैं चीज़ें करा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको बिलीव ना हो चीज़ें तो ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है और बहुत डिटेल में, इसीलिए मैं हर क्लास को अच्छे से 20-20 मिनट की मेरी कोई क्लास आपको नहीं मिलेगी। कोई भी क्लास आपको आधे घंटे की, एक आध दो क्लास आपको मिलेगी, वरना 40 से 45 मिनट की मेरी क्लास रहती है। क्यों? क्योंकि एक टॉपिक कवर करने में दोस्तों छोटा सा उसको बहुत टाइम लगता है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको उत्तर भारत का मैदान पढ़ाया तो कम से कम 5 से 6 क्लास ली है 40-40 मिनट की। तो आप समझ सकते हैं फिर कितना डिटेल से मैंने कराया है। तो इसी तरीके सारे डिटेल से क्लासेस चल रही हैं, तो आप निश्चिंत होकर मेरे साथ जुड़ जाएं, ठीक है। और हाँ, मेरे से जुड़ने के लिए मैं आपको बता दूं, मेरा एक जो क्या कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको मैं बता दूं, जो भी देखेंगे वो 8840486309, ठीक है। इस पे आप क्या करेंगे दोस्तों, 8840486309, इस पे क्या करेंगे आप, मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पे सिर्फ लिख दीजिएगा सर मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरे वॉच करते हैं, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो उस ग्रुप में दोस्तों मैं बता दूं क्या फैसिलिटी, जैसे कि अब कल मैं संडे है, कल मैं संडे को दोस्तों जो क्या कहते हैं फिजिकल डिवीजन, भारत का जो भौतिक विभाजन वाला जो टॉपिक हुआ था उसकी कल मैं एमसीक्यू उस पर कराऊंगा। मतलब मैं उस पर कुछ क्वेश्चन अपने मैंने फॉर्मेट किए हुए उनको मैं वहां डालूंगा, वो आपको सॉल्व कर रहे हैं और आपको देखना है कि कितना मेरा हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरा वहां पे चीजें चलेंगी, तो आप लोग उससे जरूर जुड़ जाए, आपका बेनिफिट रहेगा। और भी चीजें जो होती है मैं आपको देता रहूंगा। तो ठीक है दोस्तों, तो अब समझ में आ गए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों भारत की नदियां, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जो भारत की नदियां हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, उनको हम लोग दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। भारत की नदियां अगर हम देखें तो उनको दोस्तों एक तो होती हिमालय की नदियां, ठीक है, हिमालय की नदियां, हिमालयन रिवर्स बोलते हैं जिनको। दूसरा होता है प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है। कल मैंने इससे, आप कल की क्लास देखेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगी कि इनको हम यूं ही ऐसे ही क्यों बांटते हैं, प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है। इसमें अब हम बात, फिर मैंने बताया कि जो हिमालय की नदियां हैं, हिमालय की जो नदियां हैं उसके अंतर्गत हम लोग दोस्तों इसमें तीन चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है। 3 ड्रेनेज सिस्टम इसमें हम पढ़ते हैं। हिमालय की नदियों के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, पहली चीज, एक तो पश्चिम से लिखना शुरू कर रहा हूं मैं, सिंधु नदी तंत्र पढ़ते हैं इसी के अंतर्गत। हिमालय की नदियों को अगेन हम लोग 3 पार्ट बांटते हैं, सिंधु नदी तंत्र, दूसरा दोस्तों गंगा नदी तंत्र जो मिड में है, गंगा नदी तंत्र, और थर्ड जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये सारी जो नदियां हैं वो हिमालय से निकलती हैं, इसीलिए इनको हिमालयन नदियां बोला जाता है। और इनके अंदर हम लोग 3 सिस्टम, अब ये हम लोग नदी तंत्र क्यों बोल रहे हैं, सिंधु नदी तंत्र या गंगा नदी तंत्र या ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें हम लोग ब्रह्मपुत्र, गंगा एक बड़ी नदी है और उसकी कई छोटी छोटी नदियां भी हैं, ठीक है। कई छोटी छोटी नदियां हैं जिनको हम लोग वहां पे पढ़ेंगे, तो इसीलिए इसको पूरा एक सिस्टम बोला जाता है। जैसे गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी प्रणाली होती है,
तो प्रणाली का मतलब क्या होता है, एक तो गंगा नदी मेजर नदी है और उसकी कई ट्रिब्यूटरीज हैं, बहुत सारी इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कई बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो आकर इसमें मिलती है और एक बड़े बेसिन का निर्माण करती हैं, इसीलिए इसको एक प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा सारी कुछ, आप बस लिखें। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो इसी तरीके से और फिर जो पश्चिम की जो प्रायद्वीपीय नदियां होती है दोस्तों, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग दो पार्ट बांट के पढ़ते हैं। एक तो पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां, पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां, दिशा की और बहने वाली नदियां, ठीक है, वाली नदियां, बहने वाली नदियां, ठीक है, यानी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन फ्लोइंग रिवर्स बोल सकते हैं। और दूसरा है दोस्तों पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियां, ठीक है। तो ये है इसको, जैसे हम पश्चिम में कौन कौन सी नदी पढ़ते हैं, जैसे हम लोग इसमें नर्मदा पढ़ते हैं, तापी पढ़ते हैं, ठीक है, माही पढ़ते हैं, ठीक है, साबरमती पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये पढ़ते हैं। और पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में हम लोग पढ़ते हैं जैसे महानदी, बड़ी बड़ी में कुछ नदियां नाम बता रहा हूं, बाकी बहुत सारी हैं, महानदी, गोदावरी, ये पूरा चार्ट है एक, देखो, ठीक है, कृष्णा, मैं आपको कावेरी, इसी तरीके से वे गई, कल मैंने इसका पूरा चार्ट बनाया। तो इस तरीके से हम पूरे भारत की जो नदी तंत्र है, जो नदी प्रणाली भारत का, उसको हम लोग इस तरीके से डिवीजन करके पढ़ते हैं। हिमालय की नदियों में हम लोग 3 नदी तंत्र पढ़ते हैं और प्रायद्वीपीय नदियों में हम लोग 2 तरीके से नदियां पढ़ते हैं, एक तो पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां और पूर्व दिशा की ओर बहने वाली, और वो ये है, ठीक है। तो ये पूरा एक सिस्टम है, इस तरीके से हम चीजों को पढ़ते हैं। अगर अब नदियों को, अब देखो, अब हम लोग जैसे पढ़ लिए, अब हम लोग क्या करेंगे, एक ही चीज को उठाएंगे। आज हम लोग शुरू करेंगे हिमालय की नदियां, हिमालय की नदियां पढ़ने के बाद सीधे आ जाएंगे प्रायद्वीप की नदियां। ये जो पाई चार्ट है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन आप इस पाई चार्ट से ही कर सकते हैं और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप होगी। तो ये मेरा काम है कि आप ज्योग्राफी के प्रति आपका इंटरेस्ट जागे, आपको आसान लगे और आपको लगे हाँ ज्योग्राफी कोई ऐसा बर्डन सब्जेक्ट नहीं है जो आपको बोझ सा लगे, है ना, लोगों ने बोझ उसको बना दिया रटने वाला, ठीक है। तो आप बस मेरे साथ जब बने रहेंगे तो आपको ये सारा कुछ बेनिफिट होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो चलें फिर हम लोग स्टार्ट करें अब अपना टॉपिक आज का। चलिए, अभी तक मैंने सारी चीजें बता दी, तो अब जो भी दोस्तों नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी जल्दी कर लें, है ना, जल्दी जल्दी कर लें, क्योंकि पढ़ाने जाने फिर टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बीच बीच में रुकता नहीं हूँ, फिर पढ़ाता हूँ तो पढ़ाना ही शुरू कर देता हूँ, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, जो भी करना है सब कर दें, ठीक है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। अपना पेज कॉपी कलम लेकर 3-3 रुपए वाले हथियार ले लीजिए, पेने हथियार, और लिखना शुरू करिए, ठीक है। चलो, हम लोग के वही हथियार है इस समय, हम लोग की कलम ही हमारा हथियार है ना, विद्यार्थियों के जीवन में जो कलम होती है वही हथियार होती है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों हिमालय की नदियां। डिवीजन आपको समझ में आ गया, चार्ट समझ में आ गया। अब हम लोग एक एक चीजें उसमें कर देंगे, उसी चार्ट के, उस चार्ट को फॉलो करते हुए हम लोग पूरा हिमालय खत्म कर देंगे, मतलब पूरी नदियां खत्म कर देंगे। जैसे अब हिमालय की नदियां शुरू करेंगे तो उस चार्ट से, उस चार्ट के हिमालय की नदियां, ठीक है, हिमालयन रिवर्स, हिमालयन रिवर्स, द हिमालयन रिवर्स या हिमालयन रिवर्स, ठीक है। तो ये हिमालय की नदियां। अब मैं आपको क्या करूंगा, अब मेरे समझिए, जो भी नए हैं, पुराने जो जानते हैं, मैं पॉइंट लिखूंगा, आप पॉइंट लिखेंगे साथ में, और फिर क्या करेंगे, मैं उसको समझाऊंगा, ठीक है। एक पॉइंट लिखते चलेंगे, फिर समझते चलेंगे, तो आपको आराम से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए पहला हम लोग क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे हिमालय की उत्पत्ति के पूर्व, लिखेंगे पॉइंट मेरे साथ, फिर मैं आपको समझाऊंगा, इस एक्सप्लेन भी कर दूंगा। हिमालय की लिखते चलेंगे, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। हिमालय की उत्पत्ति के पूर्व, हिमालय की उत्पत्ति के पूर्व मानसरोवर झील से
मानसरोवर झील से सिंधु सतलुज तथा ब्रह्मपुत्र नदियां निकलकर टेथिस सागर में या टेथिस भूसन्नति में गिरती थी। अब इसको समझेंगे। एक पॉइंट एक और मैं लिखा रहा हूं, बस उसको समझा, फिर मैं बोलूंगा। एक पॉइंट और लिखूंगा फिर समझाऊंगा। हिमालय की नदियां, इसको अलग से पॉइंट लिखेंगे। हिमालय की नदियां क्योंकि ये पॉइंट जुड़ा हुआ है। पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है। अब मैं इसको समझाऊंगा। दोनों पॉइंट एक से इंटरलिंक हैं, इसीलिए मैंने इसको लिखा दिया। अब इसमें मुझे और भी लिखा, हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है। 2 पॉइंट लिखे आपने, लिख लिया, ठीक है। जस्ट जल्दी से लिखें। अब पेन कॉपी रखेंगे, आराम से सुनेंगे मेरी बात को। मैंने पॉइंट लिखा है, हिमालय की उत्पत्ति के पूर्व मानसरोवर झील से सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र नदियां निकलकर टेथिस भूसन्नति में गिरती थी। मैंने जब आपको क्या है कि पहली, जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जो आज जो हम लोग जो अर्थ देखते हैं, पूरा जो अर्थ है ना, पूरा जो अर्थ है, आज जो हम लोग कॉन्टिनेंट जो अलग अलग हैं, ऐसे जो क्या कहते हैं, जर्मन जो थे, क्या कहते हैं इनका नाम, मुझे देखो अभी ध्यान नहीं आ रहा, वेगनर महोदय जो कहते थे कि जो ये महाद्वीप हैं ये पहले एक ही में जुड़े हुए थे, ठीक है। और जो जुड़े हुए थे उसको उन्होंने क्या नाम दिया था दोस्तों, पेंजिया, ठीक है। उसको क्या नाम दिया था, क्या बताया, जो आज हम लोग जैसे अफ्रीका महाद्वीप पढ़ते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पढ़ते हैं, उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया, ये सारे जो आज हम लोग महाद्वीप पढ़ते हैं, कहते हैं ये पहले पूरा एक भूखंड था और पहले पूरे आपस में जुड़े हुए थे। ऐसा कौन बोलते हैं, वेगनर महोदय बोलते हैं। उससे पहले भी दोस्तों आप लोग पढ़ेंगे दोस्तों, अल्फ्रेड है, सॉरी ये क्या कहते हैं, अरे देखो एक मुझे नाम नहीं आ रहा, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा वो। तो अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी ज़्यादा थोड़ा प्रमाणिक रहती है, वहीं से इसलिए ज्योग्राफर लेते हैं, ठीक है। तो ये है, वो क्या बोलते हैं, ये पूरा लैंड था, ये आपस में जुड़ा हुआ था, तो ठीक है, ये पूरा जुड़ा हुआ था। और इसको इन्होंने क्या नाम दिया था, पेंजिया बोला था। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। और जो आज हम लोग महासागर देखते हैं, कई बहुत सारे ओशियंस देखे हैं बड़े बड़े, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, है ना, हिंद महासागर, इस तरीके से जो हम हिंद महासागर देखते हैं, वो पहले क्या था, पूरा एक सागर थे, आज बटे हुए हैं, पहले एक सागर थे, जो क्या थे, जो अर्थ के चारों ओर सराउंडेड थे। ये जो पेंजिया है, इस पेंजिया के चारों तरफ इस तरीके से पानी फैला हुआ था, इस तरीके से ये वाटर बॉडीज इस तरीके से ये फैला हुआ था, और इसको इन्होंने नाम दिया था दोस्तों पैंथलासा। मैं स्टोरी बना रहा हूं दोस्तों, थोड़ा सा पीछे ले जाकर, इसको नाम दिया इन्होंने पैंथलासा। बात समझेंगे, मेरी बात को सुनेंगे। देखो मैं कहां से, ये फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, बट लिंक कहां कर रहा हूं दोस्तों, आपको रिवर्स में। क्या हुआ दोस्तों कि जब ये पेंजिया था, तब बहुत सारी नदियां यहां से निकलती थी, तभी भी वो नदियां यहां पे प्रवाहित होती थी। जैसे हमारी हिमालय की जो नदियां हैं, जिनमें से सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र नदियां भी शामिल हैं, उन्हीं इन नदियों में जो पेंजिया के समय, जब ये कॉन्टिनेंट टूटा नहीं था, जब ये पेंजिया टूटा नहीं था, तब भी ये जो नदियां हैं ये प्रवाहित हो रही थी। कहां को हो रही थी, पेंजिया पर। कौन सी, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और बहुत सारी नदियां। और इसी तरीके जो हम लोग प्रायद्वीपीय नदियां पढ़ेंगे, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये भी बह रही थी। फिर क्या हुआ दोस्तों, जब ये पेंजिया दोस्तों क्या हुआ, टूट गया कार्बोनिफेरस युग में। जब ये टूटा, तो ये जो टूटा, ठीक है, तो टूटा तो ये क्या हुआ, ठीक है। अब ये क्यों टूटा वो हम बाद में जानेंगे, ठीक है। वो जब टूटा तो क्या हुआ, इसके अंदर ये पानी भर गया। ये पानी भर जाएगा भाई, टूट जाएगा तो ये पानी तो जहां जगह पाएगा वो घुस जाएगा, ठीक है। ये घुस गया पानी, इसमें पानी घुसा। अब इसी को, ये पतला सकरा जो क्षेत्र बना है, इसी को बोलते हैं टेथिस भूसन्नति। टेथिस भूसन्नति, या इसी को टेथिस सागर भी बोलते हैं।
टेथिस भूसन्नति। अब ये नदियां क्या थी दोस्तों, इसी तरीके से बह रही थी, इसमें आके इस तरीके से बह रही थी। अब जब ये टूटा तो मतलब पहले भी बह रही थी, अब ये टूट गया तो फिर भी ये बह रही थी, इस तरीके से ये बह रही थी, इसी तरीके से बहना, तो इनका क्रम नहीं रुका, बहती रही ये। अब ये टेथिस सागर में आके गिरती थी, यही पॉइंट में लिखा है हिमालय की उत्पत्ति के पूर्व, यानी ये जो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां, ये हिमालय से पहले की बनी हुई है, ये हिमालय से पहले इनका निर्माण है, ये हिमालय से पहले बह रही। और यही पॉइंट मैंने दूसरा लिखा है कि हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है। क्यों? हिमालय से पूर्व की है, इसीलिए इनको पूर्ववर्ती नदियां बोलते हैं। पॉइंट दोनों समझ में आ गया, क्लियर है। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये इंडो-ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट आपस में टकराती हैं, हिमालय का निर्माण होता है। वो सारी चीजें अब हिमालय जब देखेंगे, हिमालय वाला जो टॉपिक है उसको जब देखेंगे तो आप बहुत डिटेल से मिल जाएंगे। अब आपको समझ में आ गया कि दोनों पॉइंट मैंने क्या समझाया है कि पहले मैंने लिखा है कि हिमालय की उत्पत्ति के पूर्व मानसरोवर झील से सिंधु तथा सतलज तथा ब्रह्मपुत्र नदियां निकलकर टेथिस भूसन्नति में गिरती थी, ये पॉइंट समझ में आ गया। फिर इसीलिए मैंने बोला कि हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि ये हिमालय से पहले की बनी हुई, ठीक है। सारी नदियों का बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत सारी नदियां जो है हिमालय से पहले की हैं, ठीक। चलो बात हो गई, पॉइंट समझ में आ गया, क्लियर है। बस थोड़ा देखो, मैं इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि हर चीज को, ज्योग्राफी एक अंडरस्टैंडिंग वाला सब्जेक्ट है, उसको नोट्स और पीपीटी से जो टीचर यूट्यूब पे पढ़ा देते हैं उसी तरीके से उन्होंने बेकार कर दिया इस टॉपिक को, ठीक है। ये बात हो गई। फिर मैंने क्या हुआ, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। मैंने लिख दिया हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती नदियों को था, दोनों पॉइंट मैंने समझा दिए। अब तीसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? हिमालय के उत्पत्ति के क्रम के हिमालय की उत्पत्ति के क्रम में ये नदियां निरंतर अपरदन का कार्य भी करती रहती, अपरदन का कार्य करती हैं निरंतर। हिमालय की उत्पत्ति के क्रम में ये नदियां निरंतर अपरदन का कार्य भी करती हैं, मैं देखो ये पॉइंट थोड़ा आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मैंने लिखाया है। देखो क्या मैंने क्या बताया था कि हिमालय का जो निर्माण हो एक दिन में नहीं ऐसे आया फट से हिमालय बन गया, नहीं। हिमालय का निर्माण धीरे धीरे उठा है, जो टेथिस भूसन्नति में जो क्या कहते हैं अवसाद था वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, और नदियां ऊपर से ऐसे बह रही थी। अब नदियां बहती रहेंगी, ये उठा, फिर उठा तो देखो हिमालय उठा, बट नदियां अब भाई नदी का ढाल ऊपर से ज़्यादा है तो क्या होगा, वो आती रहेंगी और इस पर जब बहेंगी, जैसे मान लो, देखो अब समझो, जैसे मान लो नदी ऐसे बह रही थी टेथिस भूसन्नति में, अचानक से क्या हुआ दोस्तों, हिमालय इस तरीके से, मान लो ये हिमालय इस तरीके से उठ गया। अब ये नदी का थोड़ा सा भाग ऊपर उठा, बट ये नदी क्या है दोस्तों, पानी आता रहेगा, यहाँ भर जाएगा, और एक समय बाद दोस्तों क्या होगा, पानी ये वाला भाग काट देगा। अब ये वाला जब भाग काट देगा तो नदी क्या होगी, अपने इसमें क्या हुआ, जगह बना ली उसने। अब जो हिमालय का निर्माण है वो वैसे उठता जाएगा और बीच में नदी इस तरीके से बनती जाएगी, इस तरीके से नदी अपना निर्माण। वही मैंने लिखा है कि हिमालय की उत्पत्ति क्रम में ये नदियां निरंतर अपर्दन का कार्य भी करती रहे। हिमालय का निरंतर अपर्दन का कार्य, ऐसे लिख लो, ठीक है, रहने दो, अपर्दन कार्य यानी हिमालय का निर्माण भी हुआ है, तो ये नदियां हिमालय को हमेशा काटती छाटती भी रही, इसी वजह से तो ये नदियां निकल रही है, ठीक है, ये गाय है ना, समझ में आ गया ये। अतः अब यही इसी में इसमें अतः इनके द्वारा महाखड्ड, गार्ज महाखड्ड, ऐसे लिखो, मैं हिंदी, गार्ज महाखड्डों, ये ज्योग्राफी का शब्द है, वरना आप लोग लिख सकते हैं गड्ढा, गार्ज महाखड्डों, या ऐसे गार्ज भी, सिर्फ गॉर्ज भी लिख सकते हो, अगर ना आपको याद है खड्ड तो आप सिर्फ गॉर्ज भी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। गॉर्ज महाखड्डों या गार्ज, अतः इनके द्वारा गार्ज महाखड्डों या गार्ज का निर्माण किया जाता है, देखो इसीलिए ये जो नदियां हैं हिमालय की जितनी भी नदियां, ये वैली बनाती हैं,
वैली बनाती हैं, गॉर्ज बनाती हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रही है, हिमालय को हमेशा को निरंतर काटने छाटने का काम कर रही है। तो इसी वजह से क्या होता है, ये गॉर्ज एवं दोस्तों और वो जो घाटियां हैं, जो वैली हैं, उनका निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट है। अतः इनके द्वारा गॉर्ज महाखड्डों या गॉर्ज, देखो वैली और गॉर्ज में क्या फर्क होता है। वैली जो होती है दोस्तों वो हल्की इस तरीके से बनी होती है, ठीक है, और गॉर्ज जो होता है वो इस तरीके से होता है और बहुत गहरा होता है। वैली जो होती है वो ज्यादा गहरी नहीं होती। गहरी मतलब क्या है कि उसका जो पानी का जो सी का लेवल है वो बहुत गहरा नहीं होता है। गॉर्ज बहुत गहरा और बहुत चौड़ा होता है। ठीक है, गॉर्ज बहुत चौड़ा होता है और उसका शेप भी डिफरेंट होता है। बी का वैली इस तरीके का होता है। ठीक है, ये पहाड़ों इस तरीके से बनता है। तो ये सारी चीजें आपको दोनों ये 3 पॉइंट समझ में आ गए। ठीक है, इसीलिए ये क्या करती हैं, और हमेशा कई बार पूछा गया कि हिमालय की नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां गॉर्ज नहीं बनाती दोस्तों। प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं वो गॉर्ज नहीं बनाती, हिमालय की नदियां गॉर्ज बनाती। क्यों? क्योंकि ये हिमालय का निरंतर अपर्दन एवं कटाव का कार्य कर रही है। तो जब जहां से काटेंगे तो वहां कुछ ना कुछ तो बनेगा ना घाटी जैसा, वैसा इसी और उसी गॉर्ज के सहारे ही दोस्तों क्या होती है, ये नदियां हिमालय से निकल पा रही। वरना हिमालय इतना ऊंचा हो गया है, नदियां कैसे चढ़ पाती भाई। हिमालय का निर्माण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हिमालय आज 5000 लगभग क्या कहते हैं 6000 मीटर लगभग ऊंचा हो गया है। तो इसका नदियां इतने ऊपर तो नहीं चढ़ पाती। ठीक है, तो क्या है कि नदियां क्या है, नदियां गॉर्ज के सहारे, क्योंकि नदियां जैसे हिमालय बढ़ा तो अपने निकलने के लिए रास्ता इन्होंने बना लिया है। वही जो रास्ता है ना वही गॉर्ज है दोस्तों। इसीलिए जब आप सिंधु नदी देखते हो तो सिंधु नदी भारत में जो प्रवेश करती है तो वो किस नदी, किस गॉर्ज के, वुंजी गॉर्ज, वुंजी गॉर्ज, मैं अभी लिखाऊंगा वुंजी गॉर्ज के सहारे, वुंजी गॉर्ज, वुंजी गॉर्ज के सहारे भारत में प्रवेश करती है। और ये भारत का सबसे बड़ा गॉर्ज है। आज तक आपने किसी बुक में नहीं पढ़ा होगा, कोई टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा, ये भारत का सबसे बड़ा गॉर्ज है। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक, तो ये 3 पॉइंट हो गए, लिख लिया होगा। मेरे साथ पढ़ेंगे तो आप ज्योग्राफी को सीखेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। ठीक, चलो आगे हम बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, चलिए 3 पॉइंट हो गए, अगला पॉइंट लिखेंगे। चलिए अगला पॉइंट इसी में लिखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ हिमालय की नदियां लिख रहे हैं। ठीक है, हिमालय की नदियां सदा नीरा नदियां हैं, सदा नीरा नदियां हैं। क्यों सदा नीरा का मतलब क्या होता है, इनमें वर्ष भर पानी होता है। सदा नीरा का मतलब होता है इनमें वर्ष भर, हमेशा निरंतर। हिमालय की नदियां कभी सूखती नहीं है। कभी आपने सुना हिमालय की नदियां सूखती नहीं। नदियां जो आपको मिलेगी कि पानी कम हो गया, कहाँ की, या तो वो मैदानी भाग में जब नदियां आती हैं तब वो उनका पानी का स्तर कम हो जाएगा, मगर सूखेंगी नहीं, ये जान लो। बट यहाँ पे आपको मैं बता दूं, जैसे प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीप की बहुत सारी नदियां हैं जो अब सूख गई हैं। ठीक है, ठीक है, जो सूख गई हैं। तो ये याद रखना, हिमालय की नदियां सदा नीरा नदियां हैं। क्योंकि 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 इन्हें वर्षा के अतिरिक्त हिम से पिघलने के अतिरिक्त, हिम यानी ग्लेशियर, हिम या ग्लेशियर के पिघलने, वर्षा के अतिरिक्त हिम के पिघलने से जल की आपूर्ति मतलब आपूर्ति में फिजिकल आपूर्ति होती है। बात समझ में आ गया? देखो जो नदियां हैं, एक तो नदियों का सोर्स क्या होता है, नदियों को पानी 2 तरीके से मिल सकता है। या तो वर्षा से पानी मिलेगा उनको, क्योंकि बारिश होगी तब पानी मिलेगा, या हिम के पिघलने से। इसीलिए दोस्तों क्या है, जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनमें क्या होता है, जब बरसात होगा तो उनमें उफान आ जाता है। उनमें क्या होता है दोस्तों, उनमें बाढ़ आ जाती है। आप देखेंगे केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में क्या होता है दोस्तों, अनियोजित व्यवस्था के कारण दोस्तों क्या होता है, पानी का वाटर सप्लाई सही से नहीं कर पाने के कारण क्या होता है, मतलब पानी निकास का अच्छे से व्यवस्था ना होने के कारण क्या होता है, वहां पे जल भराव की समस्या होती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, बरसात के मौसम में जब बारिश होती है तो क्या होता है, नदियां अपने उफान पे आ जाती हैं। ठीक है, और जब नॉर्मल होता है तो वो एकदम सूख सी जाती हैं। तो ये कारण है। क्यों? क्योंकि वहां पे
हमें सिर्फ वर्षा से पानी प्राप्त होता है। बट यहाँ हिमालय की जो नदियाँ होती हैं यहाँ पे हमें क्या होता है, हिम के पिघलने से, क्योंकि आपको प्रायद्वीपीय भाग में कहीं पे कोई हिम ग्लेशियर नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इसीलिए। और हिमालय की नदियों में दोस्तों आपने कई ग्लेशियर मैंने आपको पढ़ाया है, जैसे मैंने बताया आपको चोराबारी ग्लेशियर है, ठीक है, जो आपको देखो सियाचिन ग्लेशियर है, बाल्टोरा, हिस्पर, बियाफो, ये सारे मैंने आपको ग्लेशियर्स भी पढ़ाए हैं पिछले हिमालय के पार्ट में, ये सारी चीजें, ठीक है, तो ये आपको वहां पे मिलेगा। तो इस वजह से इनमें क्या होता है, ये नदियां सदा नीरा होती है और वो नदियां सदा नीरा नहीं होती प्रायद्वीपीय नदियां। अभी हम लोग डिफरेंस भी लिखेंगे, ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, हिमालय की नदियां अपने साथ भारी मात्रा में अवसाद लेकर आती हैं। अवसाद मतलब क्या, तो सेडिमेंट। अवसाद मतलब क्या होता है, सेडिमेंट। और ये सेडिमेंट क्या होता है दोस्तों, यही जो पर्वतों को जब काटती हैं, हिमालय को जब काटती हैं तो वो उसको अवसाद बोलते हैं। तो हिमालय की नदियां अपने साथ भारी मात्रा में अवसाद लेकर आती हैं, जो बहुत उपजाऊ होते हैं, जो, बस यही लिखो, उपजाऊ है ना, ठीक है, लेकर आती हैं, बस, ठीक है, ये हो गया। अगला पॉइंट लिखेंगे, पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय की नदियों को तीन नदी तंत्रों में, पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय की नदियों को तीन नदी तंत्र में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है या बांटा जाता है, जो भी लिखना चाहें, जाता है। कौन कौन सा, तो मैंने लिखाया है, पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। तीसरा लिखेंगे आप, नीचे आपकी जगह होगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब ये मैंने पश्चिम से पूरब की ओर लिखा है, हर चीज एक क्रम में रहेगा, आप मेरे से बेफिक्र होकर पढ़िए। आपको कभी मान लो क्रम नहीं याद आ रहा तो आप मेरा बस नोट्स का क्रम याद रखिएगा, हमेशा आपको मिल जाएगा। या तो मैं आपको नॉर्थ से साउथ का हमेशा क्रम लिखाऊंगा, या तो पश्चिम से पूरब का क्रम लिखाऊंगा, दो ही क्रम मैं लिखाता हूं, ठीक है। ये मैं आपको, आप बेफिक्र होकर पढ़ते रहिए, आपको कभी क्रम ना याद आए तो आपको नोट्स में मेरा जो क्रम लिखा है उसको याद रखिएगा हमेशा, बस। कोई भी क्रम आपसे पूछा जाएगा आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई, ठीक। ये हमने अभी तक सिर्फ हिमालय की नदियां लिखा है, यानी हिमालय के बारे में, हिमालय से निकलने की नदियां के। अब हम लोग हिमालय की नदियों को बांट के पढ़ेंगे। अब हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में पहुंचेंगे। इतना मैं बता दूं ना, लोग आते हैं हिमालय की नदियां, उसमें सिंधु नदी पढ़ाना शुरू कर देंगे सीधे, पीछे का बैकग्राउंड बताएंगे ही नहीं कि हिमालय की नदियां कैसे आई, क्या है, और भी चीजें जो पीछे। अब सोचिए मैंने 2 क्लास ले ली, आज कल एक क्लास पूरी ली थी, आज दूसरी क्लास। उतना कराने में मैंने आज आप लोगों को सोचो इतना डिटेल्स, तो क्यों? क्योंकि यही रिक्वायरमेंट है यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की। आप प्री पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे मेंस पेपर उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन डीप पूछा जाता है दोस्तों। और आप जिन बाजारू, आज जो यूट्यूब पर जो बाजारू मामला चल रहा है उससे दोस्तों थोड़ा सा बच के रहें, मैं कहता हूँ, ठीक है। ये बाकी मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं ही अच्छा पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने वाले तो और भी लोग अच्छा पढ़ा ही रहे हैं, बहुत सारे लोग टीचर में अच्छे हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। बट जो आप जो देखते हैं जिनको दो घंटे में पूरी ज्योग्राफी खत्म, और 4 घंटे में पूरा पॉलिटी खत्म, 5 घंटे में पूरा इतिहास खत्म, तो उनसे दोस्तों दूर रहिए, वरना क्या होगा उस चक्कर में आपका करियर खत्म हो जाएगा।
ठीक है, उस चक्कर में आपका करियर खत्म हो जाएगा। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं दोस्तों सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, अभी आपको पढ़ाने का अब तरीका समझ में आएगा। कैसे नदियां, आप लोग सोचते हैं कि मैं नदियां भूल जाता हूं, मुझे ट्रिब्यूटरीज नहीं याद होती हैं, मुझे यही नहीं याद होता कि ये जो नदियां हैं कहाँ से निकलती हैं, कहाँ चली जाती हैं। अब सब हो जाएगा यार, देखना अभी। चलिए, बात है उन दिनों की, किन दिनों की, जब हम पढ़ा रहे थे। चलो अब पढ़ लें। चलो, सिंधु नदी तंत्र, सिंधु हेडिंग चलेगी अब। और अब अपने हथियार और पहने कर लीजिए, नदी तंत्र। और अगर आपके पास क्या है कि कलर में अगर हो, कलर में मतलब कलर वाले पेन नहीं आता जो लाल पीले नीले, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, मैंने नोट्स कैसे सजा कर रखे हैं। देखो इस तरीके से आप 3-4 ऐसे बना लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप, है ना, इस तरीके से 3-4 कलर में बनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, चलिए अब हम लोग सिंधु नदी तंत्र करेंगे। सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो पहले हम लोग ये जान लेते कि सिंधु नदी तंत्र में कि उसकी नदी कहाँ से कौन नदी निकलती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम बनाएंगे एक डायग्राम। अब आप लोग मेरे साथ डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से, डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से, जैसे कि ये मैंने यहाँ आपको बना दिया है। एक दोस्तों, एक झील होती है, इस झील का नाम है दोस्तों मानसरोवर झील। मैं इसको पानी भर दे रहा हूँ, पूरा फील करके पढ़ेंगे कि हाँ जो कैलाश पर्वत है ना, जो तिब्बत का पठार, वो यहीं आ गया है। ये फील करो, ये मानसरोवर झील है। दैट इज मानसरोवर झील। ये कहाँ पर है, कहाँ पर है मानसरोवर झील? मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ, क्या होगा कि जो नए बच्चे हैं जिनको अभी तक जो ज्योग्राफी स्टार्ट किए हैं उनके लिए थोड़ा सा, मानसरोवर झील ये कहाँ पर है? तो ये दोस्तों तिब्बत में है। ठीक है, तिब्बत में है। ठीक है, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। अब हम सिंधु नदी की बात कर रहे हैं। ठीक है, मानसरोवर झील से ही दोस्तों क्या होता है, सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो मान लो इस जगह से सिंधु नदी निकल रही है, और दोस्तों क्या होता है, वो इस तरीके से निकलते हुए, ऐसे निकलते हुए, ऐसे करते हुए, इस तरीके से वो फिर इस तरीके से आके यहाँ पे खाली हो जाती है। इसको जहाँ पे ये जाके खाली होती है उसको दोस्तों, वो है यहाँ पे होता है दोस्तों अरब सागर। क्या होता है? अरब सागर। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, खाली, जिसको ड्रेन बोलते हैं, ड्रेन, TRAIN इंग्लिश में। ड्रेन मतलब खाली होना, खाली होती है। ठीक है, सारा कुछ लिखेंगे, आराम से मैप बनाते चलेंगे। ठीक है, ये कौन सी नदी है? तो ये है दोस्तों सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी। ठीक, और ये आके यहां कहां पे गिर गई, ये तो मैंने बना ली सिंधु नदी। फिर क्या होता है दोस्तों, सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं बड़ी बड़ी, पहले हम लोग उनको बनाएंगे। तो 5 सहायक नदियों में आप पहली नदी यहां पे बनाएंगे आप इस तरीके से, जिसका नाम है दोस्तों कुछ इस तरीके से, होते हुए ऐसे पाकिस्तान बॉर्डर ऐसे होते हुए, और फिर ये इस तरीके से, और इसका जो नाम है दोस्तों, वो नाम है दोस्तों झेलम, झेलम, झेलम। और फिर एक नदी और निकलती है झेलम के साउथ से, जिसका नाम है दोस्तों चिनाब। मैं इसको रेड कलर से बनाऊंगा या कोई और डिफरेंट कलर से मैं बनाऊंगा, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ गया मेरा रेड कलर? ये मैं इसको रेड कलर से बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे कुछ बताना है। ये इस तरीके से आके ये दोस्तों क्या है, ये जो रिवर्स है ये है झेलम। ठीक है, ये कौन सी रेड कलर से मैंने जो बनाई है, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है चिनाब, सॉरी झेलम नहीं, चिनाब, चिनाब। ठीक है, इसके बाद चिनाब के ही साउथ से दोस्तों ये कहाँ से निकलती है? तो देखो ये
आपको मैं बता दूं, ये बुलर झील है, ये बड़ा लाचा दर्रा से निकलती है, और फिर ये जो रावी है, ये जो रावी रिवर है, ये जो रावी रिवर है, ये कहाँ से निकलती है? तो ये दोस्तों निकलती है आपके जाके, ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है आपके रोहतांग दर्रे से, ठीक है। और फिर मानसरोवर झील के ही यहाँ से इस तरीके से मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे एक झील होता है दोस्तों, राकस ताल बोलते हैं जिसको, राकस ताल या जिसको राक्षस ताल भी बोलते हैं, ठीक है। वो निकलती है, वहाँ से क्या निकलती दोस्तों? वहाँ से एक रिवर निकलती दोस्तों, सतलुज रिवर, जो भारत में दोस्तों सिपकिल्ला दर्रा से होते हुए और इस तरीके से जाके दोस्तों ये यहाँ पे मिल जाती है, और ये जो नदी है इसमें आके मिल जाती है, ठीक। अब आप लोग सुनते चलेंगे। और फिर यहीं पे भारत से ही दोस्तों एक और नदी है, 5 नदी मैंने बताई यहाँ पे, जो क्या होती है, रोहतांग दर्रे के दक्षिण से निकलती है, और यहाँ से इस तरीके से करके ये भारत में ये जाके यहाँ मिल जाती है, ठीक है। पहले तो आप इतने चीज़ बनाइए, आप पहले इतनी चीज़ बनाइए, फिर मैं इसमें और भी चीज़ें ऐड करूँगा। क्या ऐड करना है तो मैं बताऊँगा, अभी मैंने उसमें कुछ पॉइंट लिखने हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर एक पॉइंट होता है जहाँ पे जो देखो, यहाँ इसका मैंने नाम नहीं लिखा, रावी, और इसका व्यास, और इसका सतलुज, ठीक है, सतलुज, ठीक है। ये जहाँ पे जो सतलुज जो है भारत की सिंधु, सॉरी लिखेंगे सतलुज, सॉरी व्यास जो नदी है, व्यास नदी जो है सतलुज, सॉरी सिंधु की एकमात्र सहायक नदी है जो भारत से निकलती है और भारत में ही सतलुज में विलीन हो जाती है। बाकी जो 4 नदियां हैं सतलुज की, सॉरी सिंधु की, वो सारी नदियां निकलती कहीं और से हैं और जाके पाकिस्तान में मिलती है, जाके वो बाहर। तो भारत में सिंधु की एकमात्र सहायक नदी ऐसी है, व्यास नदी जो है सिंधु की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो भारत से निकलती है और भारत में ही सतलुज नदी में विलीन हो जाती है, ठीक है। ये याद रखना है। तो ये क्या है, यहाँ पे जो पॉइंट होता है जहाँ पे ये मिलती है, इसको बोलते हैं दोस्तों हरिक्के बैराज। क्या बोलते हैं? हरिक्के बैराज। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हरिक्के बैराज बनाया गया है। और हरिक्के बैराज क्यों बनाया गया? क्योंकि यहीं से इस बैराज को बनाकर यहीं पर इंदिरा गांधी कैनाल बनाई गई है, इंदिरा गांधी नहर बनाई गई। किस लिए? राजस्थान में पानी पहुंचाने के लिए, इस नदी का पानी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। कहाँ? राजस्थान के सूखे इलाके में पहुंचाने के लिए इंदिरा गांधी कैनाल बनाई गई है। कहाँ से? हरिक्के बैराज बना के। बैराज क्यों बनाया जाता है? कि पानी को कंट्रोल, नियंत्रित करने के लिए, पानी का वितरण करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में। तो इसीलिए यहाँ पे हरिक्के बैराज बनाया गया। हरिक्के बैराज से ही दोस्तों यहाँ पे एक इंदिरा गांधी कैनाल बनाई गई है, जो क्या करती है, राजस्थान के सूखे इलाके में पानी ले जाने के लिए। पॉइंट समझ में आ गया हरिक्के? और फिर समझेंगे जहां पर दोस्तों क्या होता है, चिनाब में झेलम और रावी आकर मिलती हैं। और जो ये तीन, जो ये वाला पॉइंट है, इसको बोलते हैं झग। झंग भी लिखा होगा, झग भी लिखा होगा, ठीक है। तो जो भी चाहे लिख लें, ठीक है। ये झंग हो गया और ये हरिक्के हो गया। और सुनेंगे जहां पर ये पांचों नदियां आकर सिंधु में मिलती हैं, इसको बोलते हैं मिठान कोट। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो मिठान कोट हो गया, लिख लिया मिठान कोट, ठीक है। मिठान कोट। अभी मैं इन सब नदियों के बारे में लिखूंगा, बट पहले आप एक डायग्राम बनाएंगे इसका, ठीक है। समझ में आ गया होगा अब, बहुत स्पष्ट से क्लियर से डायग्राम दिख रहा है। फिर इसके बाद और बताता हूं मैं झेलम की। मैं यहां पे डिफरेंट कलर से बना देता हूं, इसलिए झेलम की एक सहायक नदी है जिसका नाम है किशन गंगा। ये याद रखिएगा, पेपर में आ चुका है, यूपीपीसीएस में भी पूछा जा चुका है, कई पेपरों में आ चुका है। क्या नाम है? किशन गंगा, ठीक। इसके बाद इसी की एक सहायक और नदी है झेलम की, जिसका नाम है दोस्तों पंच। क्या नाम है? पंच। अब मैं एक पॉइंट बोल रहा हूं, उसको गौर करिएगा, कि अभी तक मैंने सिंधु की जितनी भी सहायक नदी बनाई है, सिंधु की, ध्यान करिएगा, और किसी की नहीं, सिंधु की बनाई है, वो सारी नदियां उसके बाएं तट की सहायक नदियां हैं।
पूछा जाता है ना कि सिंधु की बाएं नदी कौन सी है, गंगा की बाएं नदी कौन सी है, या उसकी दाएं नदी कौन सी है, तो वो ये लिखने से याद नहीं होगा, उसको पेपर में लिख नहीं, उसको ऐसे याद होगा, ऐसे। क्यों, कैसे मैं बाएं बोल रहा हूं, नदी निकल कैसे रही है, इधर की ओर जा रही, और मैं देखो मैं खड़ा हूं, मेरा बायां ये, मेरा दायां ये, और मैं, अब नदियां किधर मिल रही, इधर, तो ये कौन सी हो गई, ये जो सिंधु की जितनी मैंने जो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज नदियां बनाई हैं, ये क्या है दोस्तों, ये उसकी सिंधु की बाएं तट की सहायक नदियां हैं। याद हो गया। कभी भी पूछा जाएगा कि ये जो 5 जो सिंधु की सहायक नदियां हैं वो सिंधु के किस तट की सहायक नदियां हैं, तो हमेशा याद रखना कि वो बाएं तट की सहायक नदियां हैं। याद है, क्लियर है, स्पष्ट है। और एक चीज बता दूं, मैं इन नदियों का शॉर्टकट लिख रहा हूं, JCRBS। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछने की संभावना बन सकती है कि सिंधु की सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम व्यवस्थित करें, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम व्यवस्थित करें, तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, JCRBS, JCRBS, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, JCRBS। आप भी ऐसे याद रखिएगा, वरना ट्रिक तो दोस्तों मैं ट्रिक पे विश्वास नहीं करता, मुझे याद भी नहीं होती ट्रिक ना, इसीलिए तो मैंने इस तरीके से बनाया है। तो याद रखना है, एक क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि सिंधु की सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम व्यवस्थित करें। और मैंने क्या बुलाया, मैं हमेशा क्रम आपको हमेशा उत्तर से दक्षिण का बताऊंगा या पश्चिम से पूरब का क्रम बताऊंगा, ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना। तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 नदियां मैं आपको 2 पॉइंट मैंने बता दी। एक तो ये कि ये दोनों दो हैं सिंधु की सहायक नदियां हैं, किस तट की, बाएं तट की सहायक नदियां हैं। दूसरा पॉइंट बताया कि ये जो सिंधु की सहायक नदियों का दोस्तों ये क्या है, उत्तर से दक्षिण का क्रम भी है। 2 क्वेश्चन आपके यहां से तैयार हो गए, ठीक है। अब एक पॉइंट और लिखेंगे, क्या होता है जो भारत में जब सिंधु प्रवेश करती है तो वहां पे एक गार्ज बनता है दोस्तों, जिसको बोलते हैं वुंजी गार्ज। मैं इसको डिफरेंट कलर से बनाता हूं, उसको बोलते हैं दोस्तों वुंजी, ऐसे करके बना लो, ये गार्ज है मान लो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, यहां पे जो है उसको बोलते हैं वुंजी गॉर्ज, ठीक है, गॉर्ज। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, और इस गॉर्ज के बारे में क्या जानना है, इस गॉर्ज के बारे में दोस्तों जानना है, क्या जानना है, क्या जानना है, जानना है यह भारत का सबसे बड़ा गॉर्ज है, यह भारत का सबसे बड़ा गॉर्ज है, गॉर्ज है, ठीक है, वुंजी गॉर्ज भारत का सबसे बड़ा गॉर्ज है। और यहीं पर वुंजी गॉर्ज के पास में यहीं पे जो है लेह, लेह, ठीक। इतनी चीजें आपको स्पष्ट है, पहले इतनी चीजें बनाएंगे आप लोग फटाफट, फिर मैं इसमें और भी चीजें कराता हूं। अब मुझे इसमें क्या कराना है तो मैं बताता हूं, इसकी और भी जो सहायक नदियां हैं सिंधु की वो लिखना है आपको, ठीक है। जैसे कि इसकी एक और बाएं तट की आपको सहायक नदी याद रखना है। दूसरा कौन सी है और सहायक नदी, तो यहां पर आपको एक नदी आपको मिलेगी जिसका नाम है दोस्तों जस्कर, जस्कर, ये भी बाएं तट की। ये इतनी नदियां आपको बाएं तट की मिलेंगी। ये तो 5 बड़ी सहायक नदियां, ये तो बाएं तट की है ही, एक और नदी है जस्कर। इसके बाद मैं ये थोड़ा सा मिटाल रहा हूं, ठीक है, इसको मैंने मुझे और कराना है। जस्कर के बाद यहां से ऊपर से आती हुई दोस्तों नदियां हैं, इस नदी का नाम है दोस्तों सियोक। सियोक के बाद यहां पे दोस्तों एक नदी है सिगार, गिलगित सिगार, ठीक है, सिगार, ठीक। सिगार के बाद यहां पर एक सहायक नदी और है जिसका नाम है गिलगित। क्या नाम है, गिलगित। और गिलगित की ही एक सहायक नदी होती है दोस्तों नुब्रा, हुंज, हुंज, ठीक है, हुंज। कौन सी नदी है, हुंज, हुंज। और सियोक की जो सहायक नदी है उसका नाम है नुब्रा,
नुब्रा, ठीक है, नुब्रा, ठीक। श्योक की जो सहायक नदी है उसका नाम है नुब्रा। तो ये आपको इस तरीके से बनाना है। ये इनको मैं डिफरेंट कलर से बना दे रहा हूँ, ठीक है, इनको मैं डिफरेंट कलर से बना रहा हूँ दोनों को, ताकि आपको लगे कि हाँ ये अलग है। मैंने ये बनाई है जो नदी, ये गिलगित है, और गिलगित की एक सहायक नदी मैंने यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, उसका नाम है हुंज। आप हिंदी में हुंज लिख ले, ठीक है, हुंज, हुंज। और यहाँ पर एक जो नदी है उसका नाम है नुब्रा, ठीक है। तो ये हुई पूरी सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में इतनी हमको भारत के अंदर नदियां पढ़नी है। और भी भारत की इसकी सिंधु की सहायक नदियां जो पाकिस्तान में, जैसे गोलम है, काबुल है, ठीक है, कुर्रम है, ये हमको नहीं पढ़नी, ये पाकिस्तान वाले पढ़ें, ये पाकिस्तान वाले पढ़ें, हम नहीं पढ़ेंगे उसको, हमें ये पढ़ना है, ठीक है। वो पाकिस्तान है तो पाकिस्तान वाले जाने, हमें क्या पता लोग, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो ये अब एक चीज मैं इसमें, ये यहां पे मैंने नदी बनाया तो मैं आपको यही बता दूं, जो हम लोग बेसिन बोलते हैं ना, बेसिन, बेसिन क्या होता है जानते हैं आप लोग? कभी आपने सुना होगा नदी बेसिन। नदी बेसिन का मतलब होता है दोस्तों यही, ये जो जितने क्षेत्र में एक नदी का पानी विस्तृत है ना, एक बड़ी नदी और उसकी सहायक नदियों का जो पानी तंत्र होता है, उस पूरे को मिलाकर एक बड़ा बेसिन, ये एक बड़ा बेसिन है। ये सिंधु का बेसिन है, और हो सकता है कि झेलम का भी बेसिन होगा। देखो झेलम है, उसकी 2 सहायक नदियां, तो इसका अलग से छोटा सा बेसिन हो जाएगा। जैसे चिनाब है, चिनाब की कई सहायक नदियां होंगी, उसका एक छोटा सा बेसिन हो जाएगा। तो बेसिन क्या होता है? जितने एरिया में एक नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज का एरिया विस्तृत होता है, उसको बेसिन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिंधु का बेसिन है, सिंधु नदी का ये बेसिन है पूरा, जितना मैंने अभी तक कराया। तो बेसिन क्या होता है? एक बड़ा एरिया होता है, ठीक है। बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, किसी नदी के हिसाब से होता है। नदी और उसकी सहायक नदियों का जो पानी जितने क्षेत्र में फैला होता है उसको बेसिन बोलते हैं, ठीक है। नदी और उसकी सहायक नदियों का पानी जितने एरिया में फैला होता है उस पूरे एरिया को बेसिन बोला जाता है। जैसे गंगा नदी बेसिन, गंगा एवं उसकी सहायक नदियां जहां जहां विस्तृत हैं, जहां तक उनका पानी जा रहा है, उन सबको पूरा बेसिन बोला जाता है। और एक बड़ी नदी के बेसिन में कई छोटी बेसिन भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया, झेलम का अलग से बेसिन है एक छोटा सा, सतलज का एक अलग से बेसिन है छोटा सा, चिनाब का एक अलग से बेसिन है, ठीक है। तो ये बात हो गई। और फिर मैं बताया क्या, ये जान लो, ये मिठानकोट में क्या होता है, ये पांचों नदियां जिस क्षेत्र में आके पाकिस्तान में मिलती है, ये मिलती कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में मिलती हैं। और उस क्षेत्र क्या बोलते हैं? मिठानकोट, ठीक है। ये सारी चीजें अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग अभी एक एक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे थोड़ा सा सिंधु नदी के बारे में लिखेंगे, फिर झेलम के बारे में लिखेंगे, चिनाब के बारे में लिखेंगे, रावी के बारे में, ब्यास के बारे में, सतलज, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, जितना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा ये कंटेंट। तो आप समझ गए मेरे पढ़ाने का तरीका, आपको मिला? आज मजा आया पढ़ने में? लगा ना कि हाँ हम लोग रिवर्स पढ़ रहे हैं? आपको लगेगा नहीं कि मैं, ये देखो, ये दाहिने तट की नदियां हो गई, ये बाएं तट की नदियां हो गई। तो अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैप में देख के आप चाहें तो इसका चार्ट बना लें और आपने जहां पढ़ते हैं वहां आगे लगा लें, तो आपको हमेशा याद रहेगा ये बाएं तट की बस कैसे ये निकालना है। जहां से नदी निकल रही है आप उधर ही और खड़े हो जाओ, उधर की ओर मुंह करके, और फिर चलना आरंभ करो। जिधर आपका बाएं तो वो भी नदी का बाएं, और जिधर उसका दाएं तो जिधर आपका दायां वो नदी का भी दायां, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों आज की क्लास। अब आज हम लोग दोस्तों यहीं तक रखेंगे क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कल इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, और उम्मीद है कि आपको सेशन में मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा पढ़ने के। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जो भी अच्छा कंटेंट पढ़ना चाहता है। वास्तव में मैं यहाँ पर आपको ज्योग्राफी के क्षेत्र में क्रांति लाने आया हूँ, है ना। मतलब ज्योग्राफी में आपको ऐसा पढ़ाऊँगा कि आपको एक एक चीज़ें याद हो जाएंगी, नस नस में आपकी ज्योग्राफी बैठ जाएगी, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको जरूर कुछ ना कुछ संडे वाले दिन अब कराना शुरू करूँगा, क्योंकि अब मुझे भी थोड़ा टाइम मिलने वाला है, तो इस वजह से मैं आपको कराता रहूँगा डेली। संडे को एक टेस्ट सा रहेगा जिसमें आपको 15 से 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन हर वीक में जो टॉपिक चल रहा है, जो खत्म हुआ है उसका कराएंगे। फिर जैसे अभी रिवर खत्म हो जाएगा तो रिवर से रिलेटेड मैं खुद क्वेश्चन बनाऊंगा, वो आपको वहां प्रोवाइड मिलेंगे और आपको वो करने रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर आज यहीं तक रखते हैं, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, जय हिंद।